आप नून लीग बता से आपकी जो बातचीत चल रही है, तो आइंदा इंतखाबात अगर हुए और उसके बाद अगर सूरत हाल कोई बनती है, तो क्या आप नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल रहेंगे? तो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, गुर्बत से मुतालिक एमक्यूएम के मंशूर में क्या है? अहम तरीन मसला इस वक्त आप क्या समझते हैं? मेरे पास तो बहुत से लोगों के राज हैं। कि माजी में एमक्यूएम एक इंतहाई मकबूल जमात रही है और मौजूदा हालात में आवाम तो एमक्यूएम की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। क्या आप खुद हैं? तो पीपल्स सुनो पार्टी जुड़े। की हुकूमत ने पिछले 15 साल से जो हुकूमत की है, उसने कराची को तबाह और बर्बाद कर दिया है। मैं मोहम्मद हुमायूं ज़फ़र अनफॉरगेटेबल चैनल से आपके खिदमत पेश हूँ। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एमक्यूएम के असासी रुकन और एमक्यूएम के हर दिल अजीज़ रहनुमा, तकरीबन 42 साल से एमक्यूएम के साथ जुड़े हुए हैं। जब से एमक्यूएम का क़याम अमल में आया, उस वक़्त से एमक्यूएम के साथ हैं और अब तक मौजूद हैं। आज हम इनसे कराची के हवाले से और मुख्तलिफ़ हवाले से कुछ बातचीत करेंगे, जो आपकी नज़र है। तो आइए मिलते हैं जनाब अमीनुल हक साहब से। अहम तरीन मसला इस वक़्त आप क्या समझते हैं? अहम दिन मसला मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का माशी मुआशी। मसाइल, माशी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी, हमें उसको राइट ट्रैक पे डालना है और जी, राइट ट्रैक करने के लिए हमें इसका विजन देना पड़ेगा कि कैसे करना है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको टैक्स बेस को बढ़ाना पड़ेगा। एक बड़ी तादाद में लोगों को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। टैक्स बेस बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतरी होंगी। साथ-साथ हमें किसी भी सूरत में अब प्राइवेटाइज़ेशन पे भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ट्रेन ज़रूरी है। चलाना, जहाज़ चलाना, बस चलाना, बैंक चलाना, ये हुकूमत का काम नहीं है। ये बेशक, प्राइवेट प्राइवेट कंपनियों का काम है। जिस तरह में हम देखते हैं कि 60 की दहाई में, 50 की दहाई में मुल्क तरक्की कर रहा था। क्यों तरक्की कर रहा था? इसी तरीके से अगर हम अपने अपने गर्द पेश के ममालिक को देखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें सरकार से निकल कर प्राइवेट हो प्राइवेट चुकी है। सेक्टर में तो है। हम समझते हैं कि ये और हमारे पास मिसाल मौजूद है। बैंक की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। अगर 70 की दहाई में बैंक बहुत और खराबी पैदा होनी शुरू की। लेकिन 90 की दहाई में आई डिड रिमेंबर कि 89-90 में पहली दफ़ा मुस्लिम कमर्शियल बैंक को प्राइवेटाइज़ किया गया। और हुँ, आज देखिए जितने बैंक हो कितनी अच्छी सूरत-ए-हाल है। बिल्कुल। आज टीएनटी की हमारे साथ मिसाल है कि टीएनटी बिल्कुल ज़वाल खत्म हो रहा था। आज जो पीटीसीएल में तब्दील हुआ तो अपनी जगह पे मौजूद तो है। लेकिन अमीन भाई केएससी की मिसाल अगर हम लें तो वो तो उसपे तो यस मेरा ख़्याल है कि देखिए जब आप प्राइवेटाइज़ करने जाते हैं तो इस बात को मेक श्योर करें कि अवाम के मफ़ादात को अवलियत दी जाए। इमामी मफ़ाद को अवलियत दी जाए। जिस तरह मेरा ख़्याल है बैंक के मामलात थे इसी तरह बाकी जो मामलात उस पे उन पे कोशिश की गई कि इमामी सोच को अपनाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ के इलेक्ट्रिक के मामले में ये सूरत-हाल नहीं रही। के इलेक्ट्रिक तो एक माफ़िया के अंदर एक माफ़िया बनता चला जा रहा है। अच्छा अमीन भाई आपके ज़ाहिर है 1988 से बल्कि उससे पहले से ही आप सियासत में आ गए थे। तो उस वक़्त से लेकर अब तक 35-36 साल में बहुत सारी शख्सियात ऐसी रही हैं। तो आपकी पसंदीदा तरीन सियासी शख्सियत कौन-सी है? आप क्या समझते हैं इस वक़्त? देखिए सियासत में मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें रहीं, बातें रहीं। अपनी पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ़ लोगों के साथ राब्ता रहा, उनसे सीखने का मौका लगा। मैं समझता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी से मुतासिर हुआ हूँ अपनी पॉलिटिकल करियर में, तो मेरा ख़्याल है हमारे शहीद चेयरमैन अज़ीम अहमद तारिक। वो सिखाते भी थे, हुँ, बताते भी थे हुँ, कोताहियों की निशानदेही भी करते थे, लेकिन बड़े बावक़ार तरीके से। और मैं समझता हूँ कि उनकी 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 अचानक मौत ने पूरी हुँ। पार्टी को, महाजर कौम को नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत हाँ, करे। हाँ। ख़ैर अच्छा अब आप ये फ़रमाइए अमीन भाई अपनी सियासी पार्टी से मुतल्लिक़ कुछ फ़रमाइए। वाक़ईतन पाकिस्तान की दीगर सियासी पार्टी से मुख़्तलिफ़ है आपकी पार्टी या थी? मैं और आइंदा इंतख़ाबात में जाने के लिए आपके पास कारकर्दगी के नाम पर क्या है? तरतीब बार चले जाते हैं, ठीक है ना? मेरा ख़्याल है कि मैंने एपीएमसी 1979 में जॉइन किया, मेरा ख़्याल है तकरीबन 45 साल हो चुका है। जी। और उसके बाद जब एमकेएम बनी 84 में तो हम 17 लड़कों ने एमकेएम बनाए, 17-18 लोग थे हम एमकेएम बनाई, तब बानी अराकीन में से हूँ। मैं एमकेएम का मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रहा शुरू दिन से। एपीएमसी का भी मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात था जो 81 में बना, उससे पहले 79 में मैं जिन्ना कॉलेज का यूनिट इंचार्ज रहा। तो मेरी एक सफ़र जो है पॉलिटिकल मामला चलते रहे। और उसके बाद 88 में मेरा ख़्याल है कि पार्लियामेंट का मेंबर एमएनए बना। फिर 90 में दोबारा मुझे एमएनए बनाया गया। हुँ। और इस दौरान अच्छा सबसे अच्छी बात क्या थी जब 84 में एमकेएम बनी है तो इसकी 2-3 चीज़ें तमाम सियासी पार्टी से मुख्तलिफ थी। वो क्या मुख्तलिफ थी? नंबर 1 कि एमकेएम पाकिस्तान के तमाम लोग एक नौजवान क़यादत आई थी। बिल्कुल। नंबर 2 आला तालीम याफ़्ता क़यादत थी।
और नंबर 3 तमाम के तमाम लोगों का ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से। ये 3 चीज़ें एमक्यूएम को तमाम पार्टियों से मुनफरिद करती है। मुख्तलिफ मुनफरद बनाती हैं। मुनफरिद। और ये वजह था कि आहिस्ता-आहिस्ता एमक्यूएम में अवाम की तादाद कारकुनान के साथ बढ़ती चली गई, अवाम का एतमाद बढ़ता चला गया। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा एमएनए बन के इस्लामाबाद में गया, तो मेरी उम्र देख कर के मेरे उस वक़्त ग़ालिबन 26 साल 10 महीने की मेरी उम्र थी। तो मेरा ख़्याल है कि मुझे पार्लियामेंट में दाखिल होने से भी रोक रहे थे कि चलें आप लोगों के दाखिला नहीं है। नौजवान बल्कि निगाह से हाँ, आगे। हाँ। फिर जब उन्हें पता चला एमक्यूएम वाले हैं तो बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ फिर उन्होंने दिया एंट्री दी हमारी। जी। तो मेरा ख़्याल है कि ये 3 चीज़ें बिल्कुल मुनफ़रद थी। हमने क्या किया? मेरा ख़्याल है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि उसने महाजिर कौम को एक शनाख्त दी। और नंबर 2 मेरा ख़्याल है कि हमने उस वक़्त जब एमक्यूएम पाकिस्तान के पास इख्तियार आया है, तो उसने अपने शहरी सिंध के मसाइल कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर कासिम के मसाइल हल करने की कोशिश की है। अगर हम 89 देखते हैं, 89 90 देखते हैं, 91 देखते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं मेरा ख़्याल है कि 2003, 4, 5, 6, 10 तक, तो मेरा ख़्याल है हज़ारों के तादाद में हमने अपने लोगों को एकोमोडेट किया है। शहर में तरक्याती काम कराए हैं। मसलन अगर हम देख लेते हैं कि 89 में मेरा ख़्याल है कराची का पहला फ्लाईओवर एमक्यूएम के दौर में नाज़िमाबाद में बना। 90 में आते हैं, 90 में मेरा ख़्याल है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बर्र-ए-सग़ीर के अंदर, बल्कि साउथ एशिया के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची को एज़ाज़ हासिल है कि वो एक मेडिकल कॉलेज चलाती है। कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, मुझे याद है कि 90 में प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने उसके संग बुनियाद रखा था। और आज भी केएमडीसी कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज कराची के बेस्ट कॉलेज में उसका शुमार होता है, जहाँ पे 100% मेरिट पर दाखिला होता है। अच्छा, एमक्यूएम के जितने प्रोजेक्ट हैं अब जो बने हैं, पुल्स हैं या दीगर और चीज़ें हैं, बड़ी मुस्तहकम, बड़ी अच्छी हैं और अब तक पायदार हैं उनका। इसी तरीके से अगर हम 2005, 6, 7, 8 को देखते हैं तो हमने क्या किया? फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, रोड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतरी लेकर, और आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। वो विजन मौजूद था, उसी विजन के साथ आगे बढ़े। इसी तरीके से फिर 2018 का इलेक्शन आता है, 2018 के इलेक्शन में मैं दोबारा कामयाब होता हूँ। हमने 3 बड़े काम, उसको मैं अपनी मिनिस्ट्री के 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ कि हमने पूरे पाकिस्तान के लिए क्या किया और शहर कराची के लिए क्या किया। मुख्तसर में 3 चीज़ें जो पाकिस्तान के लिए किया। नंबर 1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब मैंने वज़ारत संभाली थी एज़ ए मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम, तो जो आईटी एक्सपोर्ट था वो $1 बिलियन था। कितना? $1 बिलियन। और जब मैं 8 अगस्त 2022 को ऑफिस से निकल रहा था असेंबली डिसॉल्व होने के बाद, वज़ारत ख़त्म करने के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह $1 बिलियन से बढ़कर $2.6 बिलियन। ये आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तमाम मिनिस्ट्री से, पाकिस्तान के 44 मिनिस्ट्री में सिर्फ वन ओनली मिनिस्ट्री थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम, जिसने इतनी तेज़ी से साथ आगे की तरफ बढ़ाया, जबकि दूसरी मिनिस्ट्री में 4%, 2%, 3% इंक्रीज़ थी। और मेरा काम 1 बिलियन से 2.6। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आगे चलकर मैं और मेरे ख़ानदान और मेरी पार्टी इसको फ़ख्र से बयान कर सकती है कि आपको याद होगा कि 60 की दहाई में और 70 की दहाई में बड़ा मौका हमें मिले कि हम पाकिस्तान में जिसे कहते हैं कि गाड़ियाँ बनाना शुरू कर देते, लेकिन हमने नहीं बनाई। और आज मेरा ख्याल हम एल्टो पे गुजारा करते हैं। ऐसे ही है ना, सुजुकी एल्टो बनाने के काबिल भी नहीं है। अगर उस टाइम बना लेते तो आज हम ऑडी और बीएमडब्ल्यू बना रहे थे। हमने इससे सीखा। मेरी पार्टी ने मुझे बताया कि आपने मेड इन पाकिस्तान पे काम करना, और उस मेड इन पाकिस्तान पे हमने आते, यानी मुझे याद है कि ग़ालिबन 22 अप्रैल 2020 को मैंने वज़ारत संभाली। पहला काम जो मैंने किया, वो पहला काम क्या है कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई। अप्रैल के महीने में वज़ारत हलफ़ उठाई। पहले हफ्ते में अपनी पूरी मिनिस्ट्री को साथ बैठा करके मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई। मई के महीने में ईसीसी से उस मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को ईसीसी से अप्रूव कराई, और जून के महीने में जब बजट था उसी दौरान उसको पार्लियामेंट से भी अप्रूव कराया। आज अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप देखेंगे पहला फ़ोन पाकिस्तान में, मोबाइल फ़ोन, मुझे याद है कि 1989 में आया। जी। किसी ने ख्याल नहीं किया कि पाकिस्तान में, मेरी मिनिस्ट्री थी, मेरा विजन था, मेरी पार्टी की सोच थी, मेरे राब्ता कमेटी के अरकान की सोच थी कि मेड इन पाकिस्तान पे काम किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में लगभग 30 के करीब मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, जो लाखों की तादाद में, आई रिपीट कि लाखों के तादाद में स्मार्टफ़ोन बना रही हैं। और न सिर्फ स्मार्टफ़ोन बना रही है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान से हमारा स्मार्टफ़ोन एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ये एक बड़ा काम मैं समझता हूँ कि हमारे मिनिस्ट्री के उसमें आता है। और इसके साथ तीसरा छोटा सी काम देखिए, मेरे आने के बाद हमने पाकिस्तान की जो 44 मिनिस्ट्री थे उसको डिजिटलाइज कर दिया।
पेपर वर्क से निकाल कर उनको इंटरनेट और लैपटॉप पर लेकर पेपरलेस कर दिया सब। पेपरलेस, तमाम मिनिस्ट्री पेपरलेस कर दी, और ना सिर्फ मिनिस्ट्री में पेपरलेस कर ली, सेकेंड स्टेप पे हमने जो वफाकी काबीना थी कैबिनेट, उसको भी पेपरलेस कर दिया। और अब आ जाता हूँ कि मैंने शहरी सिंध के लिए क्या किया। मेरा शहर कराची में पैदा हुआ, आई ग्रूम एंड देन आई गेट एजुकेटेड फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया है। तो हमने कराची में क्या करा, कराची में हमने क्या किया कि एक बहुत बड़ा मनसूबा कराची के लिए लेकर आए कि 42 अरब रुपए की लागत से आईटी पार्क कराची में संग बुनियाद इसके रख दिए हमने। एयरपोर्ट के साथ ही 7 एकड़ की ज़मीन है, उसके ऊपर आईटी पार्क के संग बुनियाद रखी जा चुकी है। इसमें एडवांटेज क्या होगा कि लगभग 10,000 लोगों को नौकरियां इसमें मिलेंगी, और सैकड़ों की तादाद में इसमें स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनियां भी कायम होंगी, जिससे लोगों को मौके मिलेंगे कि जॉब जनरेट करने का। तो ये इसका काम तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। एयरपोर्ट के साथ ही जो हमने ज़मीन ली, सिविल एविएशन से खरीद ली हमने ज़मीन ये, और इंशाल्लाह ताला इससे कराची के अवाम को, मतलब आपकी मिनिस्ट्री ने ज़मीन खरीद ली है क्या? हम हमारी मिनिस्ट्री ने ज़मीन ली। देखिए हमने मिनिस्ट्री ज़मीन ली, ज़मीन लेने के बाद हमने तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आईटी पार्क का वहाँ संग बुनियाद रख दिया गया है। कंसल्टेंट हैड बीन कब रखा है अपॉइंटेड। ये हमने तकरीबन आज से 1 साल पहले रखा होगा। 1 साल पहले मतलब ये कि 2023 में ही रखा? 2022 में। 22 में? 2022 में। अगर आप कहेंगे तो मैं डेट भी बता दूँगा। हाँ, तो हमने ये आपने रख तो दिया है और उसपे काम भी शुरू है और जारी भी है। काम जारी, ये लेकिन मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारी पूरी ख्वाहिश है कि ये इसकी आईटी पार्क जो कराची का चूँकि बहुत बड़ा मनसूबा है, ये 3 फ्लोर नीचे होगा यानी बेसमेंट होगी, और 7 फ्लोर ऊपर होगा। ये 10 मंजिली बिल्डिंग होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई जा रही है। और इसमें जैसे मैंने कहा कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को जगह दी जाएगी, 10,000 अफराद की जॉब क्रिएट की जाएगी। तो इंशाल्लाह एक बड़ा मनसूबे के साथ। तो आसान लफ्ज़ों में हमें सिर्फ ये बता दें कि आप जैसा बता रहे हैं कि 10,000 नौजवानों को यहाँ पे रोज़गार मुहैया की जाए। तो आसान लफ्ज़ों में बता दें कि क्या-क्या जॉब्स आईटी के अलावा भी कुछ और जॉब्स होंगी या आईटी से मुताल्लिक होंगी? ये तमाम जॉब जो होगी ये आईटी से रिलेटेड होगी। अब देखिए तेज़ी से मुल्क में नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ब्लॉकचेन आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो हम इन तमाम जगहों पर हम जो बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रेनिंग सिस्टम भी दिया जाएगा ताकि नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें। तो दूसरा दूसरा बड़ा काम भी हमने कराची हैदराबाद के लिए किया जी। कि अब जैसे मैंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज के नौजवान जो गेमिंग और एनिमेशन पे बड़ा काम कर रहे हैं। जी। हमने इसके ऊपर वर्किंग की, हमें पता लगा कि अगले 3 साल में लगभग पूरी दुनिया में 25 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट होगी। हमने इस पे काम किया, और हमने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। एक लाहौर में बन रहा, और दूसरा हमने एनईडी के साथ 1.6 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस से हम एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गेमिंग एंड एनिमेशन बनाने हैं। इंशाल्लाह ताला इससे भी जो कराची की जो नौजवान है इससे बड़े फ़ायदे उठा सकेंगे। जगह इतनी, लोकेशन इतनी अच्छी रखी गई है कि उसके एनईडी के बाएं जानिब कराची यूनिवर्सिटी है, एनईडी खुद मौजूद है। एनईडी के गुजरते हैं तो उस्मान मेमोरियल है, उस्मान मेमोरियल से गुजरते हैं तो सर सैयद है, सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उसके सामने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है। तो अगर यहीं के बच्चे यहाँ पर आ गए तो फिर ये बच्चे लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं इंशाल्लाह कराची को नजर। आपके अपने पार्टी के अंदर इंतखाबात का क्या सिलसिला है और इंतज़ामी ढांचा आपका क्या है अभी सब फिलहाल? अल्हम्दुलिल्लाह इंटर एमकेएम पाकिस्तान तकरीबन हर 3 साल के बाद उसके इंतखाबात का इनेकाद किया जाता है। कारकुनान वोट देते हैं बाकायदा खुफिया रायशुमारी के ज़रिए, और फिर राब्ता कमेटी के अरकान को मुंतखब किया जाता है। तो एमकेएम का इंतज़ामी ढांचा माशाल्लाह बहुत अच्छी शक्ल में मौजूद है, और उसी ताकत की बदौलत मैं समझता हूँ कि ये एमकेएम के साथ एडवांटेज क्या है कि एमकेएम का जहाँ ज़ोन मौजूद है, सेक्टर मौजूद है, यूनिट मौजूद है, सब यूनिट मौजूद है। फिर ये एमकेएम की कामयाबी की ज़मानत है। 2014, 15, 16 में एमकेएम की बहुत पिटाई की गई, लेकिन इसके बावजूद आज भी एमकेएम उसी ताकत के साथ मौजूद है। ये अपने तंजीमी ढांचे की बदौलत मौजूद है। तो अब क्या ढांचा है? मतलब ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं हाँ, वो इसमें ये है कि हमने तरीक़ेकार क्या रखा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो कन्वीनर है, और हमने 5 बल्कि 4 सीनियर डिप्टी कन्वीनर, 5 सीनियर डिप्टी कन्वीनर है, जिसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल भाई है, डॉक्टर फारूक सत्तार है, नसीम जलील है, आमिर खान है। उसके बाद फिर डिप्टी कन्वीनर्स आती है, और डिप्टी कन्वीनर के नीचे राब्ता कमेटियाँ। तो ये इस तरह का ढांचा है जो टॉप लेवल पे डिसीजन मेकिंग करता है, और ये तमाम फैसले बाहमी मशावरत से किए जाते हैं। उसके नीचे फिर हमारा एक सीओसी का है, जो पहले केटीसी कहलाती, तब सीओसी है। उसके नीचे फिर सेक्टर है, वो तमाम मामला चला रहा होता है।
अच्छा, माज़ी में एमक्यूएम एक इंतहाई मकबूल जमात रही है और मौजूदा हालात में आवाम तो एमक्यूएम की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। क्या आप खुद हैं? देखिए, मेरा ख़्याल है कि माज़ी में हमने बड़ी मेहनत के साथ काम किया हुँ, और अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश की। यकीनन कहीं न कहीं कोताहियाँ, खराबियाँ भी रही हैं, जो जो 2000 के बाद एमक्यूएम में शामिल हुई। लेकिन अब जिसे कहते हैं कि टॉप लीडरशिप डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई खुद आज भी मेरा ख़्याल है कि अज़ीज़ाबाद के छोटे से घर में रहते हैं। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी फॉडेल एरिया में गुज़ारी, 44 साल मैंने हुँ। फॉडेल एरिया में गुज़ारा। तो मैं समझता हूँ कि हमने कोशिश की कि उन कोताहियों को, उन खराबियों को काबू पाया जाए और एमकेएम को दोबारा जो 80 के दहाई में जो एमकेएम थी या जो अर्ली 90s में थी, उसी तरीके से एमकेएम को प्रेज़ेंट किया जाए और अवाम से कामयाबी हासिल की जाए। अच्छा, नौजवानों के लिए भी आपने बता दिया कि आईटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जानिब राग़िब करने के लिए क्या आपके ज़हन मुख्तलिफ ट्रेनिंग का हमने कैंप भी कराए, बूट कैंप जी, कराए हैं, जी। ट्रेनिंग कैंप कराए हैं, ताकि जो मैंने कहा कि जो नई-नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, गेमिंग एंड एनिमेशन, 3D प्रिंटिंग, इसके ऊपर उनको ट्रेन करा रहे हैं, ताकि वो मुस्तक़बिल में भी अहम हिस्सा कारिंदे के तौर पे काम कर सकें। ये फरमाइएगा अमीन भाई कि देही सिंध और शहरी सिंध की तफ़रीक़ को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? देखिए मेरा ख़्याल है कि एमकेएम पाकिस्तान हर गुज़रते दिन के साथ तजुर्बे से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और जो माज़ी में कोताहियाँ हैं उसको हल करने की कोशिश कर रही है। एमकेएम की ख़्वाहिश है कि शहरी और देही सिंध के जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट, नाअहल और बेहिस हुकूमत ने बड़े पैमाने पे ये खलीज रखी हुई है। तो उस खलीज को दूर करने के लिए अब एमकेएम में अच्छी बात ये है कि हमारे सिंधी स्पीकिंग भाई भी हमारे राब्ता कमेटी के मेंबर हैं। हमारी ख्वाहिश है कि उनको भी कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़ाया जाए, यूसी चेयरमैन के इलेक्शन लड़ाया जाए, ताकि आपस की जो खलीज है वो कम से कम की जा सके। ठीक। तो क्या आप इस राय से मुत्तफ़िक हैं कि एमक्यूएम सिंध के शहरी मसाइल के हल में भरपूर और मौअसर किरदार अदा करने में नाकाम रही है? अगर पार्टी चाहती तो अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर कराची, हैदराबाद को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में कर सकती थी। अगर उस देखिए, वक़्त जब मैंने इसको इसी कहा ना कि मादी की कोताहियों, गलतियों से सबक सीखते थे, हुँ, लेकिन पूरी कोशिश कर रही है कि उन मसाइल का काबू पाया जा सके। अपने तंज़ीमी स्ट्रक्चर के बिना पर हमारी ख्वाहिश है कि नौजवानों को आगे लाया जाए, तालीम याफ़्ता लोगों को आगे लाया जाए, ईमानदार, दयानतदार लोगों को आगे लेकर आया जाए। इसी तरीके से उन कोताहियों पे काबू पाकर हम समझते हैं कि दोबारा हम कराची और हैदराबाद के अवाम के दिल जीत सकते हैं। एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ताल्लुकात किस नहज पर हैं? और इंतखाबात के बाद अगर पीपुल्स पार्टी से इत्तेहाद नागुज़ीर हो गया तो क्या करेंगे? देखिए मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची एमकेएम के साथ मेरा ख़्याल है कभी भी खुशगवार ताल्लुकात नहीं है। नहीं। अगर हम 70 की दहाई में देखें, 70 के इलेक्शन भी देखते हैं, तो मेरा ख़्याल है उस वक़्त एमकेएम मौजूद नहीं थी, लेकिन कराची, हैदराबाद के अवाम ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट किया हुँ, और उसके बाद मुसलसल उसको रिजेक्ट करते चले आ रहे हैं। अब हमने क्या रखा? मतलब मैं समझता हूँ कि अब आने वाले इलेक्शन में जब हम कामयाबी हासिल करेंगे, हमने किसी भी सियासी पार्टी से कोई वज़ीर, कोई मुशीर, कोई ओनरशिप की बात नहीं की जाएगी। बल्कि हमने क्या रखा है कि आइनी तरमीम पेश कर रहे हैं। आइनी तरमीम क्या पेश कर रहे हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। हमने हुँ, ये करने जा रहे हैं सबसे बड़ी बात ये। कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम सियासी पीएमएलएन के साथ भी ये बात रखेंगे और जो भी हमसे अगर पीपल्स पार्टी भी हमायत मांगेगी तो हम उनके सामने भी उसी प्रपोज अमेंडमेंट को रखेंगे। हुँ, उसमें अमेंडमेंट में क्या है कि जिस तरीके से 18वीं तरमीम यानी 18वीं तरमीम को उसको असल रूल के मुताबिक लागू किया जाए। मसलन वफाक से इख्तियारात और पैसे तो आप सूबे के पास आ जाते हैं, हुँ, लेकिन सूबे से निचली सतह पे नहीं जाते। तो एमकेएम जो है मेरा ख़्याल है कि तमाम सियासी पार्टियों जैसे हमने अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूछा या पीएमएलएन के साथ भी होगा, तो हम इनके साथ ये लाज़मी तौर पे पहले रखेंगे कि आप इन चीज़ों पे असली तौर पे तस्लीम करें। मसलन कि जो पैसे वफाक से आते हैं वो सुबह यानी कि सीएम हाउस में एक्युमुलेट नहीं हो, हुँ, बल्कि वो पैसे वहाँ से निकल कर डिस्ट्रिक्ट, टाउन और यूसी लेवल तक जाए, ताकि हुँ। आम अवाम के मसाइल उनके उनके दरवाजे पे हल किया जा सके। तो तो हम अभी अब नून लीग मज़ा से आपकी जो बातचीत चल रही है, वो आइंदा इंतखाबात अगर हुए और उसके बाद अगर सूरत हाल कोई बनती है, तो क्या आप नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल रहेंगे? देखिए मेरा ख़्याल है कि ये तो आने वाला वक़्त बताएगा, लेकिन हमने जैसे कहा कि अमेंडमेंट हमने दिए, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर ये चीज़ें बात आगे बढ़ जाती है तो मेरा ख़्याल है आने वाले इंतखाबात में जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एमकेएम बड़ी पैमाने पे कामयाबी हासिल करेगी। जो भी पार्टी पीएमएलएन होती है तो उनके साथ यकीनन बैठने के लिए कोई न कोई बाहमी मशावरा से उस वक़्त राब्ता कमेटी फ़ैसला करेगी। अच्छा, आपकी जमात को एस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल ताउन हासिल है? नहीं मेरा ख़्याल ऐसा है नहीं। अब देखें कि एमकेएम के साथ 2018 में क्या किया।
एम आरटीएस सिस्टम बैठा दिया गया, एमकेएम के पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। कराची शहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरक्की याफ्ता शहर था, इसके नतीजे का ऐलान 24 घंटे बाद नहीं बल्कि 48 घंटे बाद ऐलान किया गया। एक मखसूस सियासी पार्टी को 14 सीटें पीटीआई को दे दी गई और 5 सीटें उसमें ऐसी थी जो 300 वोट से लेकर 3000 वोट तक एमकेएम को हराया गया। तो मेरा ख्याल है कि हमारी ख्वाहिश क्या है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ खड़े हैं, हम रियासत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपने फौज के साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को समझना चाहिए कि एमकेएम पाकिस्तान जो अपने तमाम जिसे कहते हैं कि माजी की कोताहियों को भूलकर एक नए सिमत पर आगे बढ़ रही है, तो उनको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो एमक्यूएम को कौमी धारे में लाने के लिए के हवाले से कोई लाया है हमारे आपके पास? बिल्कुल, ये हम एमकेएम में अच्छी बात ये है कि एमकेएम के अंदर तमाम ज़बान बोलने वाले लोग अब शामिल हैं। न सिर्फ सिंधी बोलने वाले, बल्कि पंजाबी बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, बलूच बोलने वाले। और ये तमाम लोग जो है राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं। तो इसका मतलब जो डिसीजन लेते हैं, कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, वो तमाम लोग आपस में मिलकर लेते हैं। तो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, गुर्बत से मुतालिक एमक्यूएम के मंशूर में क्या है? देखिए, हमेशा एमकेएम इस बात का मुतालबा करती रही है कि किसी भी तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरिट की बुनियाद पे लोगों को नौकरियां दें। अच्छी जिसे कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में लोग आएंगे, मेरिट की बुनियाद पर आएंगे, काबिलियत की बुनियाद पर आएंगे, आला तालीम की बुनियाद पर आएंगे, तो अच्छे फैसले करेंगे। अच्छे फैसले करेंगे तो मैं समझता हूँ चीज़ें कंट्रोल में भी रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि एमकेएम ने जहाँ जहाँ जब जब मौका मिला है महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और हमेशा अपने अवाम अपने कारकुनान के साथ खड़ी रही। कराची के मसाइल के हल के ज़िम्न में आपके अहम तरीन मुतालबात क्या होंगे? अगर अभी जैसे आपके वो चल रहे हैं मुज़ाकरात पाकिस्तान मुस्लिम लीग से और हुकूमत बन जाती है, तो कराची के मसाइल के हल के हवाले ज़िम्न में अहम तरीन मसाइल सबसे पहले क्या होंगे? देखिए, अहम तरीन मसला सबसे इम्पोर्टेंट मसला है कि मुतालबात क्या होंगे? मतलब सॉरी। सिंपल सी बात है कि अगर कराची के जो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि मेयर होगा, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होगा या यूसी चेयरमैन होगा, वो उन मसाइल को हल कर सकता है कि पॉलिटिकल मसले हों, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फाइनेंशियल हो। आज अगर कराची मेट्रोपॉलिटन है या हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, ना उनके पास पैसे हैं और ना उनके पास इख्तियारात हैं। तो ज़रूरी है कि उन तमाम चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने के लिए इनको माशी इख्तियारात दिए जाएंगे तो बेहतर सूरत हाल होगी। तो फिर ना सिर्फ ये कि जो पानी का मनसूबा K4 का मनसूबा उसे वक्त मुकम्मल किया जा सकता है, रैपिड मास ट्रांजिट है जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, इसको भी बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, ये खुली हकीकत है कि कराची जो कभी रोशनियों का शहर कहलाया करता था, अब कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। तो आपके ख्याल में इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी? मैं समझता हूँ कि कराची जो किसी ज़माने में बेशक रोशनियों का शहर था और उसके बाद अगर हम 2004 देखते हैं, 5 देखते हैं, 6 देखते हैं, 7 देखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये दुनिया के 12वें तेज़ी तरक्की करता हुआ शहर इसका शुमार किया जाता था। लेकिन जब हम पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत शुरू हो जाता है, उसके बाद हमने देखा कि कराची कचरों का ढेर बन गया। अब दुनिया के चौथे खराब तरीन शहरों में इसका शुमार होता है। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पिछले 15 साल से जो हुकूमत की है उसने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया है। हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले इलेक्शन में एमकेएम पाकिस्तान सूबाई हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सूबाई हुकूमत बनाए ताकि कराची को दोबारा रोशनी का शहर बनाया जा सके। तो कराची के बल्दियाती निज़ाम के लिए कई मेयर हैं। ज़ाहिर है बहुत कुछ ने शहर की बेहतरी के लिए कुछ इक़दामात भी किए। आप किसके काम से मुतासिर हैं? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर फ़ारूक अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल का एक बेहतरीन दौर था और दोनों के दौर को मेरा ख्याल है कि कराची के शहरी आज भी याद रखते हैं कि बर्फ़ रफ्तारी के साथ तेज़ रफ्तारी के साथ मेरा ख्याल है कि तरक्याती काम किया। तो मरकज़ में किस सियासी जमात के साथ इत्तेहाद का तजुर्बा ज़्यादा खुशगवार रहा? हाँ, मेरा ख्याल है बहरहाल आखिरी मौका जब हमने पीएमएलएन के साथ किया है तो मेरा ख्याल है खुशगवार खुशगवार था। मुल्क में पीएमएलएन के आम साथ। इंतखाबात कब होते देख रहे हैं और तैयारी कैसी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग आई है कि 8 फरवरी के इंतखाबात हर सूरत में इनेकाद किया जाए, तो और सियासी पार्टियों का भी ध्यान बनता जा रहा है, चाहे एमकेएम पाकिस्तान हो, पीएमएलएन हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या एएनपी हो, इन सब की ख्वाहिश है कि यस हर सूरत में 8 फरवरी 2024 के आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात को इनेकाद के यकीनी बनाया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यस 8 फरवरी के इंतखाबात लाज़मी होंगे। तो निजी ज़िंदगी, अहलिया, बच्चों से मुतालिक कुछ बताएँ, क्या बच्चों में कोई सियासी मैदान का कदम रखेगा? मेरा ख्याल है कि मेरी बीवी हाउसवाइफ है और मेरे अहलिया का नाम?
निगत आफरीन है। निगत आप निगत आफरीन है, उसने भी कराची से बीए किया हुआ है और मेरे अच्छे बुरे वक्तों में मेरे साथ मौजूद रही हैं और हमने अच्छा वक्त देखा है एमकेएम में, हमने बुरा वक्त भी देखा है, तो अच्छे बुरे वक्त की साथी है। इसी हाँ। तरीके से मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव है और अपने स्कूल के लाइफ में भी मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ मौके पे तकरीरें करती रही है, स्कूल के लेवल पे, ओ लेवल पे, ए लेवल पे। ओ लेवल पे भी मेरा ख्याल है हेड गर्ल रही है हुँ। और ए लेवल में भी अपने जो कॉलेज होता है उनका, वहाँ पे भी हेड गर्ल के तौर पे रही है। अब माशाल्लाह एमबीबीएस फाइनल ईयर के है, इम्तिहान देके डॉक्टर बनने वाली है। माशा मेरी दूसरी बेटी भी शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव और वो लॉ कर रही है, खानदान की पहली बच्ची है जो लॉ में गई है। नाम और तीसरा बेटा मेरा भी 16 साल का है, वो ओ लेवल में, तो और वो भी मतलब तकरीर मुकाबले में हिस्सा लेता है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी का रुझान कहीं न कहीं पे महसूस होता है कि है। सियासत में है कि वो सबसे बड़ी जो डॉक्टर बन रही है। हाँ जी, डॉक्टर। ये बताइए शादी आपकी कौन से सन में हुई थी? अच्छा, शादी दैट हैड हैपेंड इन 1995 और उस वक़्त कराची में शदीद क्राइसिस थी हुँ। और 95 में मैंने शादी की है। अच्छा। तो अब मेरी शादी को भी लगभग समझ लें कि 23 और 5 लगा लें, कितना हो गया, 28-29 साल हो चुका है। बिल्कुल हाँ। हाँ, और हमने उस क्राइसिस में निकाह किया, फिर निकाह करने के बाद हम दुबई कुछ अरसा रहे। दुबई के बाद फिर हम बैरून मुल्क रहे, फिर हम वापस पाकिस्तान आ गए 2009 में। ज़िंदगी का कौन-सा दौर सबसे अच्छा लगता है? मेरा ख़्याल है सारी ज़िंदगी में इंसान को अपना बचपन हमेशा याद रहता है। हुँ। जब वो स्कूलों में शरारते थे, मोहल्ले में जाके नाज़नाबादी गलियों में हम जाकर के लोगों के आम पत्थर मार के आम तोड़ लिया करते थे। हुँ। तो वो भी अगर अपना ज़माना होता था, हुँ। तो वो बचपन सबसे बेस्ट बस दिन है। खाना पकाने में दिलचस्पी है या सिर्फ़ खाना खाने में? कौन-सी डिशेज़ अच्छी लगती हैं या खुद बना सकते हैं? इस मामले में मैं इंतहाई से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बेकार आदमी हूँ। मैं बेहतरीन किस्म की चाय और ऑमलेट बना सकता हूँ बस बस। बस, हाँ, खाने सही। खाने का शौकीन है। खाने में मुझे हमेशा अच्छी क्वालिटी का बनना चाहिए। अच्छा, मसलन क्या हो अगर खाने में आपको मसलन मसलन अगर मुझे वो के दोनों चीज़ें, मुझे दाल भी बहुत पसंद है, मुझे ऑमलेट भी बहुत पसंद है, लेकिन अगर इसके साथ कोई कोई बारबेक्यू टाइप मुझे मैं पसंद है। ठीक। कुतुब शायरी से शगफ़ है, किस मुसन्निफ़ या शायर को पढ़ना पसंद करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया पढ़ने का, क्योंकि इंसान कोशिश ये करता था कि अखबारात को ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ, अखबारात का मुताला मैं बहुत ज़्यादा रखूँ, तो एज़ सच बहुत ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं अच्छा, मिला शायरी के हवाले से। शायरी के बारे में हाँ, लेकिन और जो जो हमने अपनी जिसे कहते हैं मैट्रिक, इंटर, बीएससी में जो जो हमने पढ़ा बस वही उसी हद तक है। जी, तो मुताले का रुझान कभी इतना ख़ास मुताले का मुझे कोशिश करता हूँ कि मैं जो पॉलिटिकल बुक्स है उसको मैं लाज़मी तौर पे पढ़ता हूँ और आज भी मँगाता रहता हूँ। ख़ास के जो मुझे मुझे याद है कि एक बड़ी मशहूर किताब थी शहाबनामा, शाह नवाज़ जी, वो कुदरतुल्लाह शाह। हाँ, कुतुबुल्लाह शहाब बड़े बेनिफिट थे। आज भी मैं जब मौका मिलता है मैं उसको निकाल के कोई ना कोई थोड़ा-थोड़ा 4-6 ऐसे पेज पढ़ पढ़ ही लेता हूँ मैं आज 1400 भी। पेज के। हाँ, बहुत ही मोटी तरीन किताब है वो मेरे पास रही है और उसमें जो बिलख़ुसूस जो उनका वो लिखना है कि मैं बचपन में क्या बनना चाहता था, वहाँ से लेके हर चीज़ है। तो मुझे मैं ऑटोबायोग्राफ़ी आई लव टू स्टडी। अच्छा, ठीक। अच्छा किस बात पे गुस्सा आता है? गुस्सा आए तो रद्द-ए-अमल क्या होता है? देखिए, इंसानी फ़ितरत है कि झूठ पे हमेशा गुस्सा, कोई अगर झूठ बोले और वो भी हाँ, आपके सामने बोले तो यकीनन इस पे बहुत गुस्सा आता है। जी। लेकिन अब चूँकि पॉलिटिशियन भी हूँ, एज भी हो गई है, तो हुँ। मेरा ख़्याल है कोशिश करता हूँ कि कंपोज़ रहूँ। अच्छा बचपन का कोई ऐसा वाक़या जिसे याद करके आज भी लबों पर मुस्कुराहट आ जाती हो या ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या, लम्हा? देखिए मेरा ख़्याल है कि बचपन में तो बहुत सारे लम्हात थे, हुँ। लेकिन मुझे याद है जब हम स्कूल में थे, नाज़िमाबाद में रहते थे उस वक़्त और एक अलग-अलग शौक होता है कि वो टायर चलाना। टायर हाँ, बिल्कुल। हुँ, तो लकड़ी से हम सब दोपहर के टाइम पे निकल गए और टायर चलाने के लिए। जब घर वापस आया तो तबीयत से पिटाई भी हुई है, हुँ। लेकिन आज भी मैं हँसी आती है कि ज़िंदगी में एक ही दफ़ा टायर चलाया, उसपे पिटा दिया। अच्छा आप उससे पहले नहीं चलाते, एक ही उससे दफ़ा पहले एक ही दफ़ा टायर चलाया और पिटा दिया। तो वो आज भी कभी सोचता हूँ तो हँसी आती है। तो कोई ऐसा लम्हा कि आप कभी नाना, दादा, दादी के साथ रहे हों या खाला-खालू या किसी ख़ानदान में कोई ऐसा लम्हा, कोई यादगार कोई ऐसी चीज़? हाँ,
मेरा ख़्याल है कि अनफॉर्चुनेट हमारे साथ ये था कि हमारी ननिहाल साइड से मेरी जितनी खाला सब एक खाला छोड़ के बाकी सब इंडिया में रहते थे एक्चुअली। मामू भी इंडिया में रहते थे। हमारे वालिद साहब के 2 भाई थे, एक भाई इंडिया में थे, एक भाई पाकिस्तान में थे। तो हमारे जिसे कहते हैं कि जो क्लोज़ खाला और मामू और चचा वाला था, उनमें से कोई नहीं, सिवाय मेरी एक फूफियाँ रहती थी। अच्छा। लेकिन हमेशा हम हमेशा स्कूल में जब छुट्टी हुआ करती थी, हुँ, तो हम अपने अपने कज़िन्स के घर चले जाया करते थे हुँ। और छुट्टियों में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उनके यहाँ ज़रूर गुज़ारा करते थे। तो अभी आप खुद को किस उम्र का तस्वुर करते हैं? क्या चीज़? अभी आप खुद को किस उम्र का तस्वुर करते हैं? मतलब सच्ची बात ये है कि चूँकि 1979 से पार्टी से मुंसलक हुआ और जब मैं 79-80 में पार्टी जिन्ना कॉलेज का यूनिट इंचार्ज बन गया, वो तो बिल्कुल नौजवानी का दौर था। लेकिन उस वक़्त से ही जिसे कहते हैं ज़िम्मेदारी सर पर आना शुरू हो गई, कंधे पे आना शुरू हो गई और फिर ऐसा वक़्त भी हमने अपनी नौजवानी या फिर जवानी के दौर में किया कि हमें पता ही नहीं चलता कि शाम कब होती है, रात कब होती है, पूरी क्योंकि हम जवानी इसमें काम, बिता दी काम थी। और काम पे लगे हुए बिल्कुल। थे। तो बाद औक़ात शाम का मौसम कैसा होता है, रात कैसे गुज़रती है, हमें पता ही नहीं होता था। हुँ। तो आज भी हम समझते हैं उस तो वही दौर जो हमने नौजवानी से शुरू की थी, आज वो भी अब तक बरकरार है। अब तक बरकरार है। ठीक। आपका कोई राज़ है अमिन भाई? मेरे पास तो बहुत से लोगों के राज़ हैं और मैं समझता हूँ कि जिन शख्सियत के साथ मैं गुज़रा हूँ, आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे, हुँ, हुँ। वो तमाम चीज़ें मेरे दिल में है, ज़हन में है, लेकिन एक बावक़्क़ार इंसान की तरह मेरा ख़्याल उसको राज़ी रहना चाहिए। राज़ी रहना चाहिए, तो अफ़शा नहीं करना चाहिए। अफ़शा नहीं करना चाहिए। इसी तरह मेरा ख़्याल है 88 नहीं बल्कि 89 की दौर था जब मैं रुकन कौमी असेंबली था, तो मेरा ख़्याल है सियासी तौर पे एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बेनज़ीर के खिलाफ चला था। हुँ, उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिल में लेकिन मैं समझता हूँ कि एतमाद के रिश्तों को बरकरार रखना चाहिए। हुँ। अच्छा, कोई ऐसा काम जिसे लाख कोशिश के बावजूद मुकम्मल ना कर सके हों? हमने हत्तिल इम्कान कोशिश की पिछले 4 साल में 3 साल में वज़ीर भी रहा और हत्तिल इम्कान कोशिश की कि केएमसी के मामलात और डीएमसी के मामलात राब्ता कमेटी के तौर पे कि मुकम्मल तौर पे करप्शन को काबू पाया जाए, इसमें नाकाम हुए। अच्छा, मौसीकी का शौक किस हद तक है? मौसीकी का बस ये है कि अच्छे गाने सुन लेता हूँ। अच्छा, हाँ, गाया कभी नहीं लेकिन सुन लेता जब-जब मौका मिलता है आज भी कभी दिलजीत की तो गज़ल कोई सुन पाकिस्तानी लेता हूँ। गुलकार वगैरह पसंद हो आपको? हाँ, मतलब मेहदी हसन तो वो तो एवरग्रीन रहे हैं। ज़रूर। उनके कोई भी गाने होता लगा लेता हूँ, लेकिन कभी-कभी रात को सोते हुए कभी कोशिश करता हूँ कि हल्के उस पे जो है ना जगजीत को सुनूँ। जगजीत को बिल्कुल, कोई भी आ जाता है तो बहुत सुकून मिलता 15 है उसे। मिनट 20 मिनट का लगा के छोड़ देता हूँ, फिर खुद ही नींद ठीक। तो पहली बार सिनेमा में फ़िल्म कब देखी थी और कौन-से अदाकार अच्छे लगते हैं? हाँ, फ़िल्में तो मेरा देखी ख़्याल होंगी? है बिल्कुल देखिए सिनेमा में 2 कैटेगरी थी। एक तो शुरू-शुरू में अम्मा-अब्बा के साथ भी गए हुँ, और बाद में जब आप कॉलेज लाइफ़ में आ जाते हैं, तो फिर आप भी डंडी मारना शुरू कर देते हैं। हुँ, उसमें भी देखा हमने, उस ज़माने में मेरा ख़्याल है कि मशहूर फ़िल्में चला करती थी कैप्री सिनेमा में और प्रिंस सिनेमा में। बिल्कुल। हम अक्सर उन जगहों पर गए हैं, फ़िल्में देखी भी है और दूसरा सवाल पूरा क्या पूछा याद था? है आपको कोई पहली फ़िल्म कौन-सी देखी थी? और कौन-से अदाकार अच्छे लगते हैं? पहली फ़िल्म आप ज़रा याद नहीं, पहली फ़िल्म तो मुझे याद नहीं है, मेरा ख़्याल है अदाकार कौन-से याद अच्छे लगते हैं? अदाकार में मेरा ख़्याल है हमें हमें 2 बल्कि अदाकार में देखा जाए तो हम हमारे ज़माने में जो था, वो वहीद मुराद साहब बहुत मशहूर थे। चॉकलेटी अदाकार। चॉकलेटी अदाकार के हुँ, तौर पे उनकी हीरो। जो गाने हुआ करते थे हुँ। वो मेरा ख़्याल है कि हर कोई पसंद करता था, सुनता था। अच्छा, ईमेल्स वगैरह चेक करते हैं, मैसेजेस का जवाब देते हैं? जी, मैं व्हाट्सऐप को बाकायदगी से चेक करता हूँ, वो कि हुँ, मेरे पास अब रोज़ाना 1200 से 1500 के 1700 के करीब व्हाट्सऐप आते हैं। हुँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम रात को बैठ कर के इम्पोर्टेंट मैसेजेस को ज़रूर देख लूँ और हुँ। इम्पोर्टेंट मैसेज का जवाब भी लाज़मी तौर पे देता हूँ। सही। अगर आपके वॉलेट की तलाशी ली जाए तो? वॉलेट में आपको तलाशी लेंगे तो मेरा ख़्याल है चंद अदद कागज़ात ऐसे मिलेंगे पैसे के मेरे शनाख्ती कार्ड के अलावा जिसमें लोगों का मेरा ख़्याल है कि कुछ फ़ोन नंबर्स मिल जाएँगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, शॉपिंग किसके साथ करना पसंद करते हैं? खरीदारी करते वक़्त भाव-ताव करते हैं? आम तौर पे शॉपिंग तो मेरी बेगम ज़्यादा करती है, लेकिन कभी-कभी मैं उसके साथ भी होता हूँ हुँ, और मेरी बेगम ही बहुत वो करती पता नहीं। है। कभी कोई सच्चा दोस्त मिला जिसकी दोस्ती पे फ़ख्र हो? आप अच्छे दोस्त हैं या आपके दोस्त अच्छे हैं? नहीं, मेरे पास बड़ी खूबी ये रही है कि मेरे तमाम जिन लोगों से मैंने बचपन से दोस्ती की, कॉलेज लाइफ़ में रखा, स्कूल लाइफ़ में रखा, वो तमाम लोग आज भी मेरे साथ खड़े हैं।
और मेरे अच्छे और बुरे वक़्तों में भी मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए आज भी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जी। तो सच्चे दोस्त आपको मिले सब मिले, सारे। मैं आई फ़ील प्राउड ऑफ इट कि मैं बिल्कुल मुझे सच्चे दोस्त मिले, जो मुझे गाइड किया, मेरे साथ रहे और इंसान उसी को एतमाद करता है, जो बुरे वक़्त में आपके साथ खड़े। जी। एक दुआ जो हमेशा लबों पर रहती है मेरा ख़्याल है हमेशा पाकिस्तान कायम और दायम रहे, पाकिस्तान तरक्की करे। कि एमक्यूएम ने 1988 से 2013 तक सिंध के शहरी इलाकों, खुसूसन कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास वगैरह में कौमी सूबाई असम्बली की सीटें बड़ी अच्छी खासी तादाद में जीती। लेकिन अगस्त 2016 के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। आपकी पार्टी भी कई दड़ों में तकसीम हो गई, लेकिन अब चूंकि सिवाय लंदन के तमाम धड़े एक हो गए हैं, तो आइंदा आने वाले इंतखाबात में आपकी पार्टी माजी की तरह सीटें हासिल करने में कामयाब नजर आती है या नहीं, या लगता देखिए है कुछ? मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल चल रही है और इस बड़े पैमाने पे पाकिस्तान कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम एमक्यूएम के साथ जुड़ रहे हैं और फिर मर्जर के बाद हमारे कार्यकर्ताओं की तादाद में भी बेदरीक इजाफा हूँ कि आने वाले इलेक्शन में एमक्यूएम पाकिस्तान यानी 8 फरवरी 2024 की जो इलेक्शन होगा, एमक्यूएम पाकिस्तान शानदार कामयाबी हासिल करेगी और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एमक्यूएम और इसकी इत्तेहादी मिलकर संगठन बनेगी। कि आपके ख्याल में कौन हुकूमत बनाएगी इस दफा, किसकी हुकूमत आ सकती है? वफ़ाक में जहाँ तक ताल्लुक है मेरा ख़्याल है कि जो हमारा पॉलिटिकल विज़डम है और जो हमें मालूमात मिल रही है कि पंजाब के अंदर पीएमएलएन अच्छी तरीके से मैदान में मौजूद है। तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि पंजाब में जिसकी हुकूमत बनती है वो नज़र आ रहा है कि पीएमएलएन की हुकूमत बनेगी। तो मैं समझता फिर पूरे पाकिस्तान में पीएमएलएन की हुकूमत बिल्कुल। बनती हुई नज़र आ रही क्या- है। एमकेएम पाकिस्तान डेफ़िनेटली मेरा ख़्याल है कि पीएमएलएन के साथ एक क्लोज़ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। और जो पिछले 16 महीने का जो अरसा भी गुजरा था पिछले जो पीडीएम की हुकूमत में, मैं समझता हूँ कि हमारा एक गुड वर्किंग रिलेशन पीएमएलएन के साथ डेवलप हुआ है। हम उसी वर्किंग रिलेशन को इंशाल्लाह ताला आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अभी आजकल जो मुल्क की सूरत हाल है, इस हवाले से तो आपने बहुत सी बातें अभी हमें बताई हैं, लेकिन अब आप एमक्यूएम के हवाले से कुछ बताइए कि मैं समझता हूँ कि तकरीबन एमकेएम को एपीएम से और एमकेएम को मिला के देखते हैं तकरीबन 45 साल होने वाला है। और हम्म, पिछले 44 साल से मैं एमकेएम पाकिस्तान में मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर गुज़रते दिन के साथ एमकेएम में अब निखार पैदा हो रहा है। अब बड़ी तादाद में कारकुनान एमकेएम के साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। वो कारकुनान भी जो अपने घर बैठ गए थे, वो भी अब एमकेएम में दोबारा एक्टिव होते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे क्योंकि 8 फरवरी 2024 को हम्म, होगा। इंशाअल्लाह ताला एमकेएम पाकिस्तान शानदार कामयाबी हासिल करेगी और अपने माज़ी को रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले के मुकाबले में ज़्यादा कौमी असेंबली भी और सूबाई असेंबली की सीट हासिल आपको एमक्यूएम में तकरीबन 40 वर्ष से ज़्यादा अरसा हो गया, तो कोई ऐसा नाक़ाबिल फरामोश वाक़या आप बताना चाहेंगे मेरा एमक्यूएम के ख़्याल है कि हवाले से? मेरा ख़्याल है कि एमकेएम के हवाले से बहुत सारे जी। नाकाबिले फ़रामोश वाक़यात हैं। मेरा ख़्याल है कि एक दफ़ा मुझे 3 फरवरी 81 याद है कि मेरे सामने इस्लामी जमियत तलबा के थंडर स्क्वाड ने किस तरह हमारे कारकुनान के साथ ज़्यादती की थी, उनको मारपीट किया था और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि दोपहर के 1 बजे अज़ीम अहमद तारिक जो उस वक़्त चेयरमैन थे, हमने पूरा पॉइंट रोका था कराची यूनिवर्सिटी में। अज़ीम भाई की जो तकरीर थी, वो तकरीर आज भी उनके वो अल्फ़ाज़ याद जब उन्होंने कहा था कि ऐ खुदा तू अगर देखता है तो हमारे साथ इंसाफ़ कर, ऐ खुदा अगर तू हमें सुनता है तो हमारे साथ इंसाफ कर। मेरा ख़्याल है वो अल्फ़ाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजते। मैं समझता हूँ कि वहीं से वो जो 3 फरवरी 1981 थी, वहाँ से फिर महाजिर तहरीक को एक नई सेंस मिली है। हम कराची यूनिवर्सिटी से निकल कर तालीमी इदारों से निकल के इलाकों में गए और वहीं से हमने फिर एमकेएम की बुनियाद रखी और आज एमकेएम एक तनावर दरख्त के तौर पर मौजूद है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।